हाय ऑल, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि बॉलीवुड का ट्रांजिशन कैसे हुआ 2000 से 2010 के बीच में, और 2010 से 2020 और अब 2024 आ चुका है। तो फिल्में कैसे पहले बनती थी, वो क्यों इतनी पसंद आई लोगों को। मैं बात कर रहा हूँ 2000 से लेकर 2010 तक की। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि बॉलीवुड में एक होड़ आ जाती है बॉक्स ऑफिस की, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। और अभी जो हालात बॉलीवुड के हैं, इसमें हम पब्लिक के लिए जो एंटरटेनमेंट वैल्यू फिल्में लेके आ रही हैं, उसके उलट कितना ज़रूरी हो गया है प्रोड्यूसर्स को पैसे कमाना, उस पर बात करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2000 के बाद जो फिल्में बननी शुरू हुई, जैसे कि मोहब्बतें हो, कहो ना प्यार हो, मिशन कश्मीर हो, वीर ज़ारा हो, या फिर स्वदेश हो, और फिल्में अच्छी हमें मिलती गईं बाई फेमस डायरेक्टर्स लाइक नागेश कुकनूर, मधुर भंडारकर, जो उस समय फैशन लेके आए, पेस्ट्री लेके आए, संजय लीला भंसाली जो ब्लैक लेकर के आए, गुजारिश लेकर के आए, और काफ़ी सारी फिल्में अगर हम उस दौरान 10 साल में देखें तो वो फिल्में जो कुछ चली नहीं कुछ खास, उनकी भी कहानी अच्छी थी, और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फिल्मों को लेके, और हमें हिंदी सिनेमा के जो जेम्स हैं वो उस दौरान देखने को मिले हैं। जैसे कि 10 हुई, राइट, संजय दत्त और सुनील शेट्टी की जो मल्टी स्टार फिल्म थी। अगेन वीर ज़ारा, स्वदेश, चलते चलते, वो उन सारी फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डायरेक्टर्स क्लियर हैं कि उन्हें पैसे कमाने से ज़्यादा फिल्मों के म्यूज़िक पे काम करने का इंटरेस्ट था, फिल्म की कहानी को अच्छा बनाना था। और यही वजह है कि बॉलीवुड का नाम दुनिया भर में जो फैला वो उस दौरान फैला, चाहे वो कल हो ना हो, राइट, चाहे वो हम तुम हो। यशराज फिल्म्स भी उस समय अपनी बेस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, चाहे वो धूम 1 हो, धूम 2 हो, कोई मिल गया हो बाई राकेश रोशन, अगेन क्रिश हो, राइट। सो ये सारी फिल्में एक लैंडमार्क फिल्म्स थी जो वैरायटी लेकर के आ रही थी हिंदी ऑडियंस की, और हम बहुत खुश थे। इन सब फिल्मों के गाने अच्छे थे, इन सब फिल्मों की कहानी नई थी हमारे लिए, हम CD DVD लेकर के आते थे, देखते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड ने एक टर्न लिया ऐसा, और आज इस हालात पे खड़ा है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा चेंज जो उस समय आया वो था आमिर खान जब गजनी लेकर के आए। उससे उसके पहले सलमान खान भी वांटेड पे काम करना चालू कर चुके थे। हम लोगों ने, या बॉलीवुड ने अगर मैं कहूँ तो, साउथ की फिल्म को कॉपी करना शुरू किया था नए सिरे से, राइट। पहले भी कॉपी फिल्में होती थी, बट दोबारा आई थिंक 2008, 9, 10 से फिल्में कॉपी होना शुरू हुई हैं। साउथ की हिट फिल्में हैं, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, उसे बॉलीवुड में कॉपी करना शुरू किया। गजनी आती है, 100 करोड़ का बिजनेस करती है, 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करती है, पब्लिक को पहली बार 100 करोड़ का फिगर देखने को मिलता है। उसके बाद क्या था, सलमान खान की एक के बाद एक फिल्में आती हैं, चाहे वो रेडी हो, दबंग हो, बॉडीगार्ड हो, सारी फिल्में 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करती हैं। अक्षय कुमार भी रीमेक करते हैं, राउडी राठौड़ लेके आते हैं, फिल्म 100 करोड़ के ऊपर जाती है। तभी कहीं ना कहीं ओवर द टॉप फिल्में जो पहले सिर्फ साउथ में बन रही थी, उनकी एंट्री होती है बॉलीवुड में। तो 2009-10 के पहले की बॉलीवुड की फिल्में आपको ओरिजिनल लगेंगी, हाँ ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है, मूवी है। लेकिन उसके बाद जब बॉलीवुड ने साउथ की फिल्मों को कॉपी करना शुरू किया, तो कहानी के साथ साथ वो जो हीरो की एंट्री है, जो बिल्डअप है, जो लार्जर देन लाइफ रोल्स होते हैं कैरेक्टर्स के, जो हीरो किसी को एक पंच मारता है तो वो कई फीट ऊपर उछल के गिरता है, गाड़ियों का उड़ना, ये सब शुरू हो गया। और पब्लिक को स्टार्टिंग में थोड़ा मज़ा आया, बिकॉज अब तक वो सिर्फ साउथ की थोड़ी कम बजट में बनी फिल्में देख रहे थे जो उस स्टाइल की थी। बट अब बॉलीवुड ने काफ़ी पैसा लगाना शुरू किया इस तरह की फिल्मों के रीमेक में। पब्लिक को मज़ा आया, लेकिन पब्लिक बोर हो गई। यही वजह है कि दबंग 3 कुछ खास नहीं चल पाई, और शाहरुख खान एक इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने ब्रेक लगाया चेन्नई एक्सप्रेस के बाद कि हाँ ये फिल्म थोड़ी एक्शन कॉमेडी कह सकते हैं है, बट कहीं ना कहीं ये मुझे मेरे रूट से अलग लेके जा रही है। फिर उन्होंने कंटेंट ऐसा लेके आए जो थोड़ा सा बेहतर था, जैसे रईस हो, फैन हो, जीरो हो। ये फिल्में चली नहीं, अलग बात है, बिकॉज पब्लिक
एक अलग ट्रांस में थी, उनको वही एक्शन देखना था जो सलमान खान कर रहे थे या तो साउथ की फिल्मों में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक 2010 से लेकर 2020-21 तक पब्लिक एक ही मोड में थी, जब तक कि कोविड नहीं हुआ, जब तक कि उनका इंट्रोडक्शन OTT से नहीं हुआ। एक बार OTT की आग पब्लिक को लग गई, हम लोगों ने इंटरनेशनल कंटेंट देखा कि सिर्फ एक्शन ही सब कुछ नहीं होता है, इमोशंस के अलावा कहानी पे अगर मेकर्स काम करें तो इमोशन लेस कहानी भी आपको अपील करती है। और यही बहुत सारी इंटरनेशनल कंटेंट में होता है। जो हमारा इमोशनल कोशेंट है, चाहे वो साउथ का हो चाहे बॉलीवुड का हो, वो मैच नहीं करता है हॉलीवुड के या फिर जो वेस्टर्न ऑडियंस है उनके इमोशनल कोशेंट से। हाँ, हमारा इमोशनल कोशेंट मैच करता है जो साउथ कोरियन फिल्में होती हैं, ड्रामा सीरीज होती हैं उससे। इसीलिए आप देखेंगे कि के ड्रामा इंडिया में बहुत देखने को मिलता है, लोग बहुत देखते हैं इंटरेस्ट से, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो हमारा एक एशियन इमोशनल कोशेंट है वो सेम है, राइट। तो 2020-21 या उसके पहले 2010 से लेकर 2020-21 की फिल्में अगर आप देखें तो क्या देखने को मिला है हमें। राउडी राठौड़, वांटेड, ऑब्वियसली पहले आई थी वांटेड, बट उसके बाद जो फिल्में आई, रेडी, बॉडीगार्ड, राइट, सिंघम रिटर्न्स, राइट, और जो फिल्में आप जो एक्शन के नाम पे हमें कचरा परोसा गया है, माइंडलेस एक्शन हो रहा है, फिल्में 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ कमा रही हैं। फिर आती है बाहुबली, और बाहुबली में हमें ये देखने को मिलता है कि बिना सिर्फ एक्शन रखे अगर आप कहानी पे काम करते हैं, अगर आपका विजन है, तो आप पब्लिक को क्या दे सकते हैं। और बदले में पब्लिक ने उनको प्यार भी दिया। यही मैं बात करता हूँ दंगल की। दंगल भी एक नॉन एक्शन फिल्म है। अगर आप देखेंगे तो बहुत लोगों ने दंगल सुल्तान को कंपैरिजन भी किया था। सुल्तान एक अलग फिल्म है, वो एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, वो भी आउट एंड आउट एक्शन नहीं है। बट दंगल अगर आप देखें 2,000 करोड़ की बिजनेस की है उस फिल्म ने। उस फिल्म में एक्शन नहीं है, उस फिल्म में एक एथलीट है, एक दो एथलीट्स हैं, उनके फादर की कहानी है, और वो पूरी की पूरी इमोशनल ड्रामा फिल्म है। और वो फिल्म आई थिंक सबसे बड़ी हिट है बॉलीवुड की अब तक की। और उसके बाद अगर आप देखें जो फिल्में लास्ट ईयर तक बनी हैं, पठान, जवान, किसी का भाई किसी की जान। पठान, जवान बहुत अच्छी फिल्में नहीं हैं, इन्होंने पैसे कमाए हैं, बट इन फिल्म्स की आर्काइवल वैल्यू क्या है। अगर आप बात करें हेरा फेरी की, अगर आप बात करें छुप छुप के की, माला माल वीकली की, आप इसे बार बार देख सकते हैं इन फिल्मों को। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जवान की, पठान की, दबंग की, किसी का भाई किसी की जान की, राधे की, क्या आप इन फिल्म्स को देखेंगे दोबारा? Nobody will see these movies again। तो इन फिल्म्स की कोई आर्काइवल वैल्यू नहीं है। इनका इतना पैसा कमाना इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस बहुत ज़्यादा है टिकट के, और सुनने में ये भी आया है कि जवान और पठान के टाइम पे मेकर्स ने खुद टिकट बाई भी की इनिशियली, ताकि वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाए फिल्म का और लोग खुद फिल्म देखने और ज़्यादा आएँ। खैर, मैं कलेक्शंस की बात अभी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज वो सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट वीडियो के लिए। बट बॉलीवुड का जो स्टैंडर्ड है, अगर आप कंपेयर करें हेरा फेरी, वीर ज़ारा, गोलमाल पार्ट 1, राइट, जो हमें ओरिजिनल कंटेंट देखने को मिलता था, चाहे वो स्वदेश हो, राइट, बहुत सारी ऐसी फिल्म जिनका मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है, ओमकारा, राइट, अपहरण, गंगाजल। आप इस तरह का सिनेमा, इश्किया, डेढ़ इश्किया, इस तरह का सिनेमा अब क्यों नहीं बन पा रहा है बॉलीवुड में? या तो मेकर्स को पता है कि अगर फिल्में ऐसी बनेंगी तो बिजनेस नहीं कर पाएंगी थिएटर में। उसका रीज़न ये भी है कि आज के टाइम पे जो स्टार फीस है वो बहुत महंगी है। कोई बड़ा सारा की फिल्म में आता है तो वो 90-100 करोड़ तो ऐसे ही ले लेता है। फिर आप फिल्म में कितना लगाएंगे, फिर आप कितना रिकवर कर पाएंगे। ये सब के अलावा अच्छी राइटिंग भी अब मिसिंग है फिल्मों में। कहानी अगर आप सिंघम अगेन की देख लें जो आने वाली है, आपको कहानी पता है कि वो रामायण से इंस्पायर्ड कहानी है, तो राइटर्स ने क्या मेहनत किया उस पर? बस यही कि कब किस हीरो का कैमियो दिखाना है। भूल भुलैया 3 आने वाली है, उसका पार्ट 2 भी आया था, बट कहानी कितनी अच्छी थी अगर आप कंपेयर करते हैं पार्ट 1 से? बिल्कुल नहीं। पार्ट 1 क्लासिक थी भूल भुलैया की, पार्ट 2 उतनी अच्छी नहीं थी। पार्ट 3 आई एम नॉट श्योर कितनी अच्छी हो कितनी खराब होगी, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग भूल भुलैया पार्ट 3 टू बी बेटर देन भूल भुलैया पार्ट 1। इट सिंपली कैन नॉट, बिकॉज वो लोग नहीं है ना। नागेश कुकनूरा फिल्म बनाते हैं, आप देखें विशाल भारद्वाज भी इस तरह की फिल्में पहले करते थे, वो फिल्में नहीं कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली अभी भी उस जॉनर को ट्राई कर रहे हैं कि मेंटेन करना, बट उनका भी लिमिटेशन है। वो हर साल फिल्म लेके नहीं आ सकते हैं, वो 2-3-4 साल में एक बार फिल्म लेके आते हैं। तो अच्छे मेकर्स जो हैं,
मधुर भट्टारकर ने जो पिक्चरें पहले बनाई हैं, चाहे फैशन हो चाहे बेइज्जती हो, उनका भी कुछ पिछले कुछ सालों में कुछ खास अच्छा नहीं रहा है करियरग्राफ। तो मुझे लगता नहीं कि बॉलीवुड का जो गोल्डन पीरियड था 2001 से लेके 2010 या 12 तक अब वापस आने वाला है। कहीं ना कहीं हम सब एक ग्लोबल फिनोमेना को फेस कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ फिल्मों को रादर देन लाइफ बड़े स्केल पे शूट करना है, गूज बम्स मोमेंट्स देने हैं फिल्म में जितने हो सके, हीरो की कैसी एंट्री होगी, वो कितना हैंडसम लग रहा है, पूरी की पूरी फिलॉसफी फिल्म मेकिंग की अब इसके अराउंड ही रह गई है। और कहीं ना कहीं ये जो जेन्युइन ऑडियंस है वो भूल भी गया है कि वो क्या मिस कर रहा है, उसके जीवन में अब किस तरह की फिल्में नहीं हैं। पहले अगर हम किसी को ये कचरा दिखाएं जो हम आज देखते हैं, अगर आप 2004 या 5 में जाके किसी को ये दिखाएं तो वो हंसेगा इस पर कि ये क्या है यार, और हम हंसते थे। पहले की फिल्में जब हम साउथ की डब हुई देखते थे तो वी यूज्ड टू लाफ ये क्या हो रहा है इसमें, बट आज कहीं ना कहीं हम वो खुद कंज्यूम कर रहे हैं, प्राउडली कंज्यूम कर रहे हैं, उसका वेट भी कर रहे हैं। तो ये था मेरी एनालिसिस कि कैसे बॉलीवुड का ट्रांजिशन हुआ है इन 20-25 सालों में। हम क्या थे, हम क्या बन गए हैं और हम क्या आगे बनने वाले हैं। सो बताइएगा कमेंट करके आपको मेरा ये थॉट प्रोसेस कैसा लगा। टिल वी स्पीक अगेन, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।